आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप लोग अब क्लास 9th के अंतर्गत आ गए हैं और 9th क्लास में आने के साथ ही आपने उम्र के एक सोपान को भी पार कर लिया है। आप लोगों का शारीरिक विकास तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ बौद्धिक और मानसिक विकास भी हो रहा है। और आप लोगों के बौद्धिक मानसिक विकास को अधिक सुदृढ़ करने के लिए, अधिक सुनियोजित करने के लिए आप लोगों को अध्ययन करवाया जाता है सामाजिक विज्ञान का, जिसके अंतर्गत आप लोग अपने समाज की व्यवस्था, राज्य व्यवस्था या आसपास की उन सारे सिस्टम्स को जानते हैं जो आप लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। अब इस प्रभाव को अधिक समझाने के लिए आप लोगों की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक को 4 भागों में विभाजित किया है: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान। हम लोग अध्ययन करेंगे इसके राजनीतिक पार्ट का, यानी पॉलिटिक पार्ट का। इसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रथम। इसके द्वितीय पार्ट का अध्ययन आप अगली कक्षाओं में करेंगे। बच्चों, लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत आप लोग अध्ययन करेंगे लोकतंत्र क्या, क्यों, चुनावी राजनीति, संविधान निर्माण, संस्थाओं का कामकाज और लोकतांत्रिक अधिकार। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे लोकतंत्र क्या, यानी लोकतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी परिभाषा की आवश्यकता क्या है। तो क्या आप लोग मेरे साथ लोकतंत्र की शेयर करने के लिए तैयार हैं? यस, आप लोग सभी तैयार हैं और हम लोग चलते हैं लोकतंत्र की यात्रा पर। सुनो, पास की क्लास में भी लोकतंत्र ही पढ़ाया जा रहा है, तो क्यों ना सबसे पहले हमारी यात्रा का प्रारंभ यहीं से करते हैं कि क्या चर्चा हो रही है। क्लास में मैडम है और वह बच्चों से कह रही है कि लोकतंत्र क्या है, कि लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है। जैसे ही मैम ने कहा, एक बच्चे ने कौतूहलवश पूछा कि मैम, जब हमने शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन पिछली कक्षाओं के अंतर्गत कर लिया, तो अब जाकर किसी भी शासन व्यवस्था का अर्थ और उसकी परिभाषा जानने की क्या ज़रूरत है? तो हमें लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा जानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने शासन व्यवस्थाओं के बारे में तो पढ़ ही लिया है। मैम कहती हैं कि किसी भी शब्द का प्रयोग हम पहले करते हैं, ऐसा हम दैनिक जीवन के अंतर्गत भी करते हैं। जब शब्द का प्रयोग करेंगे तभी अन्य शब्दों से उसका अंतर कर पाएंगे और एक निश्चित परिभाषा का अनुमान कर पाएंगे, यानी एक निश्चित परिभाषा को तय कर पाएंगे। जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन के अंतर्गत बरसात, बुक, पेन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके प्रयोग करने के साथ साथ धीरे धीरे हम इनके अर्थ को समझने लगते हैं और तत्पश्चात हम इनकी एक निश्चित परिभाषा कर पाते हैं और परिभाषा का परिणाम ही होता है कि हम इनमें अंतर कर पाते हैं। जैसे कि मार्कर पेन और पेन। अब बारिश को हमने जान लिया, लेकिन हम जब इस शब्द का प्रयोग करके धीरे धीरे जानेंगे कि बारिश के अंतर्गत बूंदाबांदी वाली बारिश और तेज मूसलाधार बारिश में भी अंतर होता है। तो मैम कहती हैं कि बच्चों, शब्द का प्रयोग करने के बाद हम उसके अर्थ को सही प्रकार से समझ पाते हैं और अर्थ को समझने के पश्चात हमें उस शब्द की परिभाषा को जानना चाहिए। जैसा इन साधारण वस्तुओं पर यह चीज़ लागू होती है, वैसी ही यह बात लोकतंत्र पर भी लागू होती है। शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम लोगों ने लोकतंत्र को जाना, तो हम लोग आज लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा तय करते हैं, निश्चित करते हैं। तभी एक बच्ची ने पूछा कि मैम, लोकतंत्र की परिभाषा तय करने की कहाँ ज़रूरत है? आपने हमें एक दिन अब्राहम लिंकन की परिभाषा बताई थी, जो कि लोकतंत्र की बहुत ही अच्छी परिभाषा है, जिसके अंतर्गत आपने कहा था कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चुनी हुई वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासक का चुनाव जनता करती है। तो फिर हमें लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ने की क्या आवश्यकता है? तब मैम कहती हैं कि बच्चों, यह परिभाषा बहुत ही सुंदर है, बहुत सटीक है और सार्थक है, लेकिन किसी भी परिभाषा को इसलिए स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि वह किसी महान हस्ती ने कही है या किसी महापुरुष के द्वारा कहा गया कथन है। हमें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले खुद सोचना चाहिए। खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यानी किसी भी मसले का हल हमें खुद सोचकर करना
चाहिए। ऐसा ही हमें लोकतंत्र की परिभाषा तय करते समय करना चाहिए। हम खुद इसका अध्ययन करेंगे और निश्चय करेंगे कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। एक छात्रा ने फिर कहा कि मैम, आपने एक दिन हमें बताया था कि लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी के डेमोक्रेसी का पर्याय होता है और डेमोक्रेसी शब्द है वह यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यह डेमोक्रेसिया दो शब्दों डेमोस और क्रेसिया से बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। तो फिर हमें परिभाषा तय करने की क्या आवश्यकता है? मैम कहती हैं कि बच्चों, किसी भी शब्द का प्रयोग शब्द उत्पत्ति के आधार पर नहीं कर सकते। शब्द उत्पत्ति के आधार पर उसके सामान्य अर्थ को समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में उसकी परिभाषा का निश्चय नहीं कर सकते और वह व्यवहार में किस रूप में प्रयोग किया जाता है इसका निश्चय भी नहीं कर सकते। जैसे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द कंप्यूटिंग शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। परंतु आज क्या कंप्यूटर केवल गणना करने का कार्य ही करता है? जब कंप्यूटर का गठन हुआ था, कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, उस समय कंप्यूटर एक शक्तिशाली कैलकुलेटर था और इसका निर्माण भी इसीलिए हुआ था ताकि बड़ी से बड़ी गणना को यह आसानी से कर सके। परंतु कंप्यूटर आज केवल गणना न करके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करता है। गाने सुनना, फिल्में देखना, फिल्में बनाना और यहाँ तक कि आज अब जो आप मेरी क्लास अटेंड कर पा रहे हैं वह भी इसी की बदौलत हो पा रही है। इस तरह से बच्चों, किसी भी शब्द का निष्कर्ष हमें उसकी शब्द उत्पत्ति के आधार पर नहीं निकालना चाहिए। किसी भी चीज़ का निष्कर्ष हमें अपनी सोच, विचार और उस निष्कर्ष के पश्चात निकालना चाहिए जिसके पीछे गहन मंथन किया गया है। तो यही बात लोकतंत्र पर भी लागू होती है। हम लोकतंत्र की परिभाषा खुद सोचकर, खुद विचार करके और लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं के बारे में जानकर निश्चय करेंगे। थी ना बहुत ही मज़ेदार क्लास? बच्चों, हमने इस क्लास के अंतर्गत जाना कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था वह होती है जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी हुई शासन व्यवस्था होती है, जिसका शाब्दिक अर्थ भी हम लोगों ने जाना कि डेमोक्रेसी वह शासन व्यवस्था है जो डेमोक्रेसिया से बनी है, यानी डेमोस और लोग यानी लोगों के शासन व्यवस्था से बनी हुई है। डेमोक्रेसी वह शासन व्यवस्था है जिसमें लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। तो इन सब का अध्ययन करने के पश्चात बच्चों, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि लोकतंत्र शासन वह है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जिस शासन व्यवस्था में संचालित होती है तो वह शासन व्यवस्था लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है। ठहरो बच्चों, किसी भी निश्चय पर पहुंचने से पहले हमें उस निश्चय को पुख्ता कर लेना चाहिए। तो आओ हम लोग पुख्ता करते हैं, अध्ययन करते हैं जनता की सहभागिता के आधार पर शासन के प्रकारों का। बच्चों, जनता की सहभागिता के आधार पर शासन के दो प्रकार हैं। एक है लोकतांत्रिक शासन, एक है गैर लोकतांत्रिक शासन। यानी लोकतांत्रिक शासन से तात्पर्य वह होता है क्या जिसकी हम खोज करते हैं। आप मुझे इसका उत्तर देंगे और आप अपने मन के अंदर भी इसका उत्तर सोचेंगे। यस, सबसे पहले मैं परिचय कराती हूँ म्यांमार का, जिसका पुराना नाम बर्मा है। वहाँ पर आंग सान सूची ने कई दिनों तक लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया और वहाँ पर लोकतंत्र कायम किया। लेकिन लोकतंत्र कायम होने के बाद, यानी लोगों के द्वारा वहाँ की शासन सत्ता चुने जाने के पश्चात भी आज भी वहाँ के सेना अध्यक्ष का निर्णय वहाँ पर लागू होता है, यानी वहाँ पर सैनिक शासन लागू होता है। तो क्या वहाँ पर लोकतंत्र है? सोचिए। आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं चिली। ये है चिली के अधिनायक अगस्टे पिनोशे। यहाँ के शासक का चुनाव भी जनता ने नहीं किया है। तो क्या यहाँ पर लोकतंत्र है? ये अपनी शासन सत्ता को शक्ति और बल पर हथिया कर बैठे हैं, यानी इनकी शासन सत्ता का आधार शक्ति और बल है, न कि लोगों के द्वारा चुनना। तो क्या यहाँ पर लोकतंत्र है? ये है सऊदी अरब के प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊद। अब शाह सुल्तान, इनकी शासन व्यवस्था प्राप्त करने का आधार है
राजतंत्रात्मक परिवार का सदस्य होना। का जो प्रकार है वह है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो क्या यह लोकतंत्र है? भारत के अंतर्गत हम अपने शासकों का चुनाव वोट देकर करते हैं, यानी जनता अपने शासकों का चुनाव खुद करती है अपने मताधिकार का प्रयोग करके। तो क्या भारत में लोकतंत्र है? आप कुछ सोचिए और विचार करिए। बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने जाना कि लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वह होती है जहां पर शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो यह हमारी लोकतंत्र की बहुत ही सरल परिभाषा हम लोगों ने तय कर ली, यानी लोकतंत्र वह शासन है जिसमें लोगों का शासन होता है। अब हम लोगों ने लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत हम लोगों ने उदाहरण लिया म्यांमार, चिली और सऊदी अरब का, और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत उदाहरण लिया भारत का। तो इन उदाहरणों से आप भली भांति समझे होंगे कि लोकतांत्रिक शासन और गैर लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर होता है। अब लोकतांत्रिक शासन का हमने तय कर लिया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वह होती है जिसमें शासकों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। पर ध्यान रखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि शासकों का चुनाव जनता के द्वारा होता है, परंतु अंतिम सत्ता किसी और शक्ति के पास ही होती है, उन्हें अंतिम फैसले लेने का अधिकार नहीं होता। और वस्तुतः विश्व की बहुत सी शासन व्यवस्थाएं अपने आप को लोकतांत्रिक कहलवाना चाहती है, यानी वो लोकतंत्र का मुखौटा ओढ़े रहती हैं और स्वयं को लोकतांत्रिक कहना और कहलवाना चाहती है, जिसके कारण हम असली लोकतंत्र में और नकली लोकतंत्र में, यानी दिखावे वाले लोकतंत्र में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो इस अंतर को समझने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ेगा लोकतंत्र की विशेषताओं का। बस बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग लोकतंत्र की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इस तरह से बच्चों, आज हम लोगों ने जाना कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है और लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। लोकतंत्र के आधार पर, यानी जनता की सहभागिता के आधार पर लोकतांत्रिक सत्ता के कितने रूप होते हैं, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक। आप लोग जिस भी माध्यम से न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उससे आप लोग तय करें, जानें और सर्च करें कि किन किन देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं स्थापित है और किन किन देशों में गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं स्थापित हैं। इंतज़ार कीजिए, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लोकतंत्र की विशेषताओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।